पास हिस्ट्री है। आज हम आ गए हैं अपने चैप्टर 7 एंड इंपीरियल एम्पायर विजयनगर पे एंड आई होप इस क्रैश कोर्स से आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही होगी। अगर आप पहली बार भी किसी चैप्टर को पढ़े हो या रिवीजन कर रहे हो, मैंने हर चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ाना शुरू करवा दिया है। 7 चैप्टर पे गाइस आज हम पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ, इस वीडियो को लाइक करो और पहले जितने चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो लिख दो ऑल डन, और अगर नहीं हुए हैं तो नॉट डन लिख दो। मुझे पता होना चाहिए आपका सिलेबस किस लेवल पे है। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, अब से हम थोड़े नए जमाने में एंटर कर रहे हैं। अब तक हम बहुत पुराना जमाना पढ़ रहे थे, बहुत पुरानी सदियों के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत एंशिएंट किंगडम्स के बारे में पढ़े थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू सम व्हाट आप कह सकते हो मॉडर्न टाइम्स में अब हम थोड़ा सा एंटर कर रहे हैं, मेडिवल टाइम्स में अब हम एंटर कर रहे हैं। ये चैप्टर में हम एक बहुत बड़े एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विजयनगर। और सिंपल अगर आपको मैं बताऊं ये किनका एम्पायर है, जो आपको याद है एक बचपन में कार्टून आता था हमारा तेनालीरामन, और आपको शायद पता भी हो तेनालीरामन कौन है, ठीक है, वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। तो तेनालीरामन जी जिस किंगडम के अंदर रहते थे ना, उसी किंगडम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हमारे विजयनगरा किंगडम के बारे में। जो किंगडम है विजयनगरा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके राजा का नाम क्या था अगर आपको याद हो तो, ये स्टैब्लिश कैसे हुआ किंगडम, और ये कितना ही अलग सा किंगडम था। मतलब उस जमाने में जैसे मैं आपको हड़प्पा की बहुत तारीफ करती थी कि गाइस हड़प्पा की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया थी, वैसे ही ये जो विजयनगरा, अब तो हम बहुत आगे के टाइम में आ गए हैं। विजयनगरा के महल ऐसे थे, विजयनगरा की सड़कें ऐसी थी, विजयनगरा के मंदिर ऐसे थे कि जब ब्रिटिशर्स ने, आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ पे जाके एग्जैक्वेशंस करी तो वो दंग रह गए थे कि ऐसा भी कोई शहर हो सकता है, ऐसा भी कोई एम्पायर हो सकता है कि इतनी समझदारी से बनाया हुआ था। सो क्या थी ऐसी चीजें, वो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को पढ़ना। ऐसे ही मैंने जैसे हर चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड करें बहुत आसान से, इस चैप्टर की भी बना दिए। नोट्स आपको गाइस मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो मेरा सेकेंड इंस्टाग्राम में सिमरन सहानी नोट्स, वहाँ पे सिर्फ नोट्स आते हैं। यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड सब्सक्राइब, एंड वहाँ से आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास है, आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। एंड साथ ही के साथ पे मेरे बाकी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी जहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ हाउ टू स्टडी। तो इंस्टाग्राम से जाके आप नोट्स एक्सेस कर लो। अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बात ये रही कि इस पूरे के पूरे एम्पायर का नाम भी विजयनगरा था, और इसकी जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम भी विजयनगरा ही था। समझ रहे हो क्या है कि मैं कह रही हूँ, एक शहर भी का नाम भी विजयनगरा था और पूरे के पूरे कैपिटल का नाम भी क्या था, पूरे के पूरे कैपिटल का नाम भी विजयनगरा ही था। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि जीत का शहर। विजयनगर मतलब क्या हुआ इसका, सिटी ऑफ विक्ट्री, जीत का शहर था ये। ऐसे लोग रहते थे यहाँ जो हमेशा जीतते ही थे, दोनों का नाम यही था। इट वॉज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में ये एम्पायर बना था। सब वन मार्कर है, CUET के लिखते रहो जल्दी जल्दी से। एंड इसके पीक के टाइम पे, ये जो मतलब जब एम्पायर बहुत ज्यादा राजाओं ने पीक पे था, तब ये कृष्णा रिवर से नॉर्थ से लेके सदर्न पेनिनसुला की टिप तक था। यानी कि मैं आपको यहाँ मैप में दिखाती हूँ, इतना ज्यादा फैल चुका था हमारा ये विजयनगरा एम्पायर इन इट्स पीक। ये देख सकते हो आप, ये देख रहे हो, ये पूरा येलो पोर्शन जो है, ये पूरा विजयनगरा एम्पायर कवर कर चुका था। मैंने और भी मैप्स लगाए हैं जिससे हम चैप्टर को समझ पाए। ये देखो, ये पूरा कृष्णा रिवर से लेके सदर्न पेनिनसुला के टिप तक, ये पूरा एरिया देख रहे हो, इस पूरे एरिया में जो है विजयनगरा एम्पायर का रूल था। यहाँ पे कुछ सुल्तान्स का रूल था, बाद में उड़ीसा में दूसरे राजा आ गए थे उड़ीसा वाली साइड में, बट वो सब आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। और जो कैपिटल सिटी विजयनगरा है, जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसकी लोकेशन ये रही जो रेड स्टार से मार्क्ड है, दिख रहा है। ये था पूरा जब बिल्कुल बहुत जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसा समय होता है जब राज्य अपनी पीक पे जाता है, बहुत सारे एरिया को वो कैप्चर कर लेते हैं राजा लोग, फिर उनके वॉर्स होते हैं, हारते रहते हैं, फिर वो एरियाज को, ऐसा होता है, समय ऊपर जाता है फिर नीचे आता है इनका। तो पीक के समय पे विजयनगरा एम्पायर, ये कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, गोदावरी रिवर, यहाँ से लेके अपना सदर्न पेनिनसुला की टिप तक पूरा ये विजयनगरा एम्पायर ही पूरा का पूरा था। ठीक है, समझ गए। और हम अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब जो लोकल्स लोग थे ना, यानी कि लोकल लोग जो थे, ये विजयनगरा के जो कैपिटल सिटी थी इसको कहते थे हम्पी। हम्पी क्यों कहते थे, अभी भी हम्पी बोला जाता है इस जगह को। हम्पी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हम्पी नाम रखा गया था, ये नाम इनका रखा गया था, इनकी एक लोकल मदर गॉडेस थी पंपा देवी, तो पंपा देवी के नाम पे रखा गया था मंदिर का नाम, मतलब पंपा देवी के मंदिर के नाम पे रखा गया था इनकी पूरी कैपिटल सिटी का नाम हम्पी। तो विजयनगरा को हम हम्पी भी बोल दिया करते हैं, तो लोकल्स तो इनको हम्पी ही कहते हैं। और हमने यहाँ पे जाके 17th-18th सेंचुरी में यहाँ पे जाके एग्जैक्वेशंस हुई, और तब हमने इनके बारे में पता कराना शुरू करा। अब हमें पता कैसे चला, विजयनगरा के बारे में हमें बहुत नॉलेज है, जैसे हमारे इतने सारे ऐसे एम्पायर्स हैं उनके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है। इनके शहर कैसे थे, सड़कें कैसी थी,
मंदिर कैसे थे, कौन से राजा की कौन से ईयर में लड़ाई हुई, वी नो लॉट अबाउट देम। तो कैसे पता है, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज है, ये 1 मार्कर में आएगा। इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पे लिखी होती है, दूसरा मॉन्यूमेंट्स है बहुत सारे, ओरल मेमोरीज है, यानी कि लोग बोल बोल के बताते थे जो विजयनगरा में ऐसा होता था ऐसा होता था, उनके थ्रू हमें पता है। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट, आपको याद है पिछले 5th चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक फॉरेन ट्रैवलर यहाँ आए थे और उन्होंने विजयनगरा के बारे में लिखा था। 1 मार्कर क्वेश्चन है, सबने बताना है उनका नाम क्या था। उनके ट्रैवल अकाउंट से हमें विजयनगरा के बारे में पता चला, और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, हर एक लैंग्वेज में विजयनगरा एम्पायर के बारे में लिखा हुआ था। तो वहां से हमें इसके बारे में पता चलता रहा। ठीक है, समझ गए। चलो, अब इसको ढूंढा किसने, विजयनगरा एम्पायर को? विजयनगरा एम्पायर को ढूंढा था एक ब्रिटिशर ने, जिनका नाम था कलिन मैकेंजी। ठीक है, ये एक इंजीनियर भी थे, कार्टोग्राफर भी थे, जो मैप्स बनाते थे, तो बहुत लर्नेड मैन थे। और ये रुइंस ऑफ हम्पी को लाइट में लेकर आते हैं, यानी कि ये हम्पी में गए, विजयनगरा में गए, वहां जाके इन्होंने खुदाई करी, फिर इन्हें समझ में आ रही यहाँ भी कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन थी इंडिया की, मतलब बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी इंडिया की। फिर इन्होंने जो है विरूपाक्षा टेम्पल जो है अभी भी जो है वहां पे, विरूपाक्षा टेम्पल के और पंपा देवी के जो श्राइन थे, उनके पंडितों से बात करी, और तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे तो इंडिया का इतना बड़ा एम्पायर था। ठीक है, तो 1800 में वो जो है काम शुरू करते हैं। 1856 से फिर फोटोग्राफ्स खींचनी शुरू होती है, और फिर उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। 1836 में एपिग्राफिट्स ने बहुत सारी इंस्क्रिप्शन कलेक्ट करी। एपिग्राफिट्स मतलब जो राइटिंग को पहचानते हैं, और हम्पी के टेम्पल्स में से इंस्क्रिप्शंस पढ़ के उन्होंने हमारे इतने बड़े जो है विजयनगरा एम्पायर के बारे में पता लगाया। ठीक है, तो राजा कृष्ण देवराय, अगर आपको उनका नाम याद हो, इनके वाला किंगडम ही जो है ना, वो हम पढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कृष्ण देवराय के जो समय था ना, उस समय में जो हमारा एम्पायर था वो सबसे ज्यादा हाइट्स पे गया था। उनके समय पे ही एम्पायर की सबसे ज्यादा, आप कह सकते हो सबसे ज्यादा फेमस एम्पायर उन्हीं के समय में था। तो पीक एक्सटेंट थी इसकी 1446 से 1520। चलो, अब हम टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी मैं आपको चैप्टर को। ठीक है, ज्यादा बात नहीं, डायरेक्ट टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, जिससे आपका पूरा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इसका सेकंड टॉपिक आता है अब हमारा, रायस, नायक्स एंड सुल्तान्स। रायस कौन है? रायस होते थे, विजयनगरा के राजा को रायस कहा जाता था। नायक होते थे जो इनके मिलिट्री चीफ कमांडर्स होते थे, और सुल्तान इनके पड़ोसी थे, जो दिल्ली सल्तनत जैसे स्टैब्लिश हो गई थी। तो विजयनगरा के आसपास के एम्पायर में जो राजा बने थे वो सुल्तान थे, यानी कि वो इस्लामिक राजा थे। ठीक है, तो उनसे इनके कभी कभी बहुत अच्छे रिलेशन रहते थे, कभी कभी वॉर भी हुए, ये आप जानने वाले हो। तो एम्पायर स्टैब्लिश होता है 1336 में। 1 मार्कर जल्दी लिखो। दो भाई हरिहरा और बुका इस एम्पायर को, विजयनगरा एम्पायर को फाउंड करते हैं। एम्पायर में किस टाइप के लोग होते थे? डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग थे, जो डिफरेंट रिलीजन्स को भी फॉलो करते थे। नदन फ्रंटियर पे विजयनगरा के किंग को पता है डेक्कन के सुल्तान से कंपीट करना पड़ता था, और गजापति रूलर्स ऑफ ओडिशा से। अब इनको ना हमेशा और इंस्टेंट वॉरफेयर स्टेट में ये लोग रहते थे, विजयनगरा के जो राजा लोग थे। यहाँ पे इनके गजापति रूलर्स थे ओडिशा के, यहाँ इस साइड पे, और ऊपर इनके थे सुल्तान। ठीक है, अब उनका क्या है, बराबर वाला राजा क्या करेगा, तुम्हारे पे हमला करेगा कि तुम्हारे एरिया को कैप्चर कर ले, कब्जा कर ले। तो ये हमेशा मतलब रहते थे कि कभी भी हमारा वॉर हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन क्यों होता था राजाओं के बीच में, भाई तुम पड़ोसी को तंग क्यों करोगे, अपने कब्जा क्यों करना है, रिवर वैल्यू को लेकर, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एरिया में रिवर बह रही थी, तो रिवर का वाटर को शेयरिंग को लेकर, रिसोर्सेज को शेयरिंग को लेकर, ट्रेड को लेकर, क्योंकि ट्रेड बहुत होता था उस जमाने में, कि इससे हम ट्रेड करेंगे, इससे हम ट्रेड करेंगे। जैसे आजकल कॉम्पिटिशन रहता है ना, वैसा ही कॉम्पिटिशन उस जमाने में भी होता था। जैसे आज हम चाहेंगे हमारी कंट्री का ट्रेड ज्यादा हो, हमारी कंट्री को अच्छा रिवर वाटर मिले, तो उस जमाने में भी राजा को ये होता था कि भाई मेरे महल के अंदर, मेरे राज्य के अंदर ज्यादा पानी आए, मेरे राज्य में ज्यादा अच्छा ट्रेड हो, तो इस वजह से राजा लड़ते थे, या मेरी सरहद और बढ़ जाए तो इसलिए राजा लड़ते रहते थे। बट ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन भी नहीं होता था, हमेशा ही लड़ते रहते थे, अच्छे रिलेशंस भी होते थे, आइडियाज बहुत शेयर होते थे। जैसे कि जैसे सुल्तान थे वो इस्लामिक राजास थे, तो विजयनगरा के जो राजा लोग थे उन्होंने क्या करा था, उन लोगों का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कॉपी करा था। जैसे हमें काफी सारे गेट्स के एग्जाम्पल मिले विजयनगर में, फोटो लगाती हूँ, देखो ये देखो, इसका जो गेट का स्ट्रक्चर है ये थोड़ा टर्किश डिजाइन है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने सुल्तान के यहाँ कभी गए हो, उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा, तो वो उन्होंने उन आइडियाज को कैप्चर करके समझ के उन्होंने लगाया था। विजयनगर रूलर्स बोरोड बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एंड डेवलप देम फर्दर। इनको ना बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था विजयनगर के रूलर्स को, तो वो उसको काफी बढ़ाते रहते थे। कुछ एरियाज ऐसे थे जहां स्ट्रॉन्ग स्टेट थी ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि विजयनगरा एम्पायर जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हिस्टोरिकली भी ये कोई ऐसी जगह तो थी नहीं कि पहले राजा लोग नहीं थे। यहाँ पे चोला, चेरास, पांड्यास, ये तो जगह ही ऐसी थी जहाँ पहले से चीफडम्स थे बड़े बड़े। और चीफडम्स भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर में मैंने पहले बताया आपको कि चोला रूलर्स बड़े बड़े टेम्पल बनवाते रहते थे, तो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इतने बड़े बड़े टेम्पल्स थे, मंदिर थे, तो ये उनको ही और इलेबोरेट करते रहते थे। ठीक है, ये वो रीजन थे जहाँ पे चोला रूलर्स ने थंजुवर का टेम्पल्स बनवा रखे थे, तो ये
ऐसी जगह पे थे, विजयनगरा बना ऐसी जगह पे जहाँ पहले से भी बड़े बड़े राजा लोग ऑलरेडी थे, ठीक है। और उन्होंने फिर उनके उस ट्रेडिशन को और हाइट पे लेके गए। लोकली कंटेम्प्रेरीज कॉल द एम्पायर कर्नाटका साम्राज्य, नॉट विजयनगर एम्पायर। उस जमाने के लोग जो थे, हाँ, उस समय इसे विजयनगरा ज्यादा नहीं कहते थे, कर्नाटका साम्राज्य कहते थे इसको, ठीक है जी। चलो, इतना ये लर्न नहीं करना है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको विजयनगरा एम्पायर का मैप मैंने दिखा दिया। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, किंग्स एंड ट्रेडर्स। अब देखो, किंग्स और ट्रेडर्स क्यों हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रहता था विजयनगरा एम्पायर के अंदर। बहुत पैसा कमाते थे ये लोग ट्रेड के थ्रू, ठीक है। तो कैवलरी बहुत क्रूशल थी इनके एम्पायर के अंदर। कैवलरी मतलब घोड़ों की इनको सख्त जरूरत रहती थी। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंट वॉर में रहते थे। कभी भी इनके ऊपर कभी सुल्तान हमला कर सकता है, कभी गजपति रूलर्स और उड़ीसा हमला कर सकते हैं। तो उस समय जैसे मैंने मॉडर्न डायनेस्टिक आपको बताया था, वो एलिफेंट यूज करते थे वॉर में, ये लोग वॉर में यूज करते थे हॉर्सेस को, घोड़ों को। और वो ये खरीदते थे अरब ट्रैवलर्स से और अरब मर्चेंट से खरीदते थे। तो उधर से आपका हो अरब ट्रैवलर्स आते थे और इनको आके घोड़े जो है वो बेच देते थे, ठीक है। कुदरई छेतीस, लोकल हॉर्स मर्चेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व। अब क्या होता था, अरब मर्चेंट्स आएंगे, ये देखो, जैसे ये इंडिया की हमें टिप है, इधर से एक अरबिक मर्चेंट आया, यहाँ पे जो है ये लोग होते थे कुदरई छेतीस, पे भी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, तुम्हें स्पेलिंग लर्न करनी है। ये लोकल हॉर्स मर्चेंट होते थे, ये हॉर्सेस इनसे खरीदते थे, फिर राजा को और सेना को बेच दिया करते थे। अब 1498 से यहाँ पे पोर्चुगीज का भी अराइवल हो जाता है। आपको पता है गोवा को तो पोर्चुगीज ने इन्हें सब तक अपनी कॉलोनी बना के लगाता है, यानी कि पारसी लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इन्होंने भी अपनी ट्रेडिंग एंड मिलिट्री पोस्ट सेटअप कर दी थी। पोर्चुगीज की मिलिट्री सेटअप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और इससे इनकी पॉलिटिक्स पे भी इफेक्ट आया था। बट विजयनगरा बहुत ज़्यादा फेमस था अपनी स्पाइसेस के लिए, पूरे वर्ल्ड में बिकती थी, टेक्सटाइल्स के लिए और प्रेशियस स्टोन्स के लिए। अब किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी एक राज्य के लिए स्टेटस सिंबल उनका ट्रेड होता है। और इनके यहाँ के लोगों की अगर मैं बात करूँ ना, तो इनके पैसा बहुत कमाते थे यहाँ के लोग, तो इसलिए वो खर्चा भी बहुत करते थे। वैल्यूएबल गोल्ड, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, ये सब लोग खरीदते भी थे और बेचते भी थे। और रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड से विजयनगरा बहुत प्रॉस्पर हो रहा था। विजयनगरा पे बहुत पैसा था। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेड किया करते थे, ठीक है। ये रहा वो मैंने आपको जो कहा था, ये देखो आप यहाँ पे, ये गेटवे ऑफ द टेम्पल ऑफ द थंजुवर। तो ये गेटवे इन्होंने बनवा दिया था। भाई टेम्पल तो पहले से बना हुआ था, तो उसके आगे इन्होंने गेटवे बनवा दिया था। आर्किटेक्चर बनाने का इन्हें बहुत ज्यादा शौक था, किसको? हमारे इन राजाओं को, विजयनगरा के। चलो, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा द अपोजी एंड द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, यानी कि अब हम पढ़ेंगे ये एम्पायर बना कैसे और खत्म कैसे हुआ, ठीक है। तो पावर इन विजयनगरा शेयर्ड बिटवीन रूलिंग लीनियज एंड मिलिट्री कमांडर्स। अब क्या होता था, विजयनगरा की जो पावर, जो सत्ता होती थी, वो दो लोगों में डिवाइडेड होती थी, एक राजा और एक मिलिट्री कमांडर, यानी कि जो सेनापति होती थी, जो सेना को चलाते थे, ठीक है। अब सबसे पहली डायनेस्टी जो यहाँ पे आई थी वो थी संगम डायनेस्टी, जिन्होंने 1485 तक रूल करा था। अब ये एग्जाम में 7 मार्कर में आएगा, 8 मार्कर में आएगा, तो आप इसको लिखते रहो। पहली डायनेस्टी कौन सी थी? संगम डायनेस्टी 1485 में। फिर जो अगली डायनेस्टीज आती है वो थी सलुवास की डायनेस्टी। ये मिलिट्री कमांडर की थी। मिलिट्री कमांडर मतलब कई बार तख्ता पलट कर देते थे मिलिट्री कमांडर्स। कई बार क्या होता था, जो सेनापति है ना, उसकी अपनी सेना भी होती थी, वो भी बड़े महल में रहता था, उसकी अपनी प्रजा भी होती थी और वो उनसे टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। कुछ अपने पास रखते थे, कुछ राजा को देते थे। तो कई बार कुछ कुछ मिलिट्री कमांडर्स ना बहुत ताकतवर हो जाते थे, तो वो राजा पे ही हमला कर देते थे और खुद राजा बन जाते थे। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी थी वो तो प्रॉपर राजा लोगों की, तो जो सेकंड डायनेस्टी थी वो मिलिट्री कमांडर्स की थी और उन्होंने रूल करा था 1485 से 1503 तक। फिर जो थर्ड डायनेस्टी आती है वो थी टलुवास, ठीक है। इनके समय में सबसे पीक पे गया था हमारा विजयनगरा एम्पायर और ये 1503 से आए थे। इनके ही राजा थे हमारे राजा कृष्ण देवा राय, वही तो नाली रमन के जो मैं राजा बता रही हूँ आपको, उस समय वाले कृष्ण देवा राय जो राजा थे वो इसी समय के थे। और इनके समय में कहा जाता है एम्पायर का गोल्डन पीरियड था। बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करा इन्होंने, फैला दी थी बहुत ज्यादा विजयनगरा एम्पायर को इस समय में, आप यहाँ देख सकते हो। और इनके समय पे इन्होंने काफी सारे अलग अलग एरियाज को कैप्चर करा। 1512 में ही एक्वायर्ड द रायचूर डायोब। रायचूर डायोब को इन्होंने एक्वायर कर लिया था, यानी कि कृष्णा तुंगभद्रा रीजन का जो पूरा एरिया है, देखो यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, इस पूरे रीजन को हमारे राजा कृष्ण देवा राय ने, ये कृष्णा तुंगभद्रा, ये पूरे रीजन को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो इनके जमाने में तलुवा डायनेस्टी में ये सबसे ज्यादा जो है प्रॉस्पर होता है। 1514 में दे सबड्यूड ओडिशा रूलर्स, यानी कि 1514 के अंदर इन्होंने ओडिशा को भी कब्जा लिया था। और 1520 में दे डिफीटेड सुल्तान्स ऑफ द बीजापुर ऑल्सो, और बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने बाद में हरा दिया था। तो हर एक चीज का तो हमें मैप नहीं मिलता है, बट इन्होंने इनको भी हरा दिया था। तो इतना ज्यादा गोल्डन पीरियड था कृष्ण देवा राय के टाइम का हमारे विजयनगर का, ठीक है। बट डिस्पाइट कॉन्स्टेंट मिलिट्री रेडीनेस किंगडम एंजॉयड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अब कई बार हमने सुना है कि जब भी कोई वॉर होता है तो वो जो जगह होती है ना
खुश नहीं रह पाती है जब वॉर हो, लोग भी लोगों को मतलब कि इतनी कमाई नहीं होगी कि सब वॉर में लगे हुए हैं, बट इनके ऐसा नहीं था। इवन तो ये लोग हर समय वॉर करते रहते थे, बट फिर भी विजयनगर एम्पायर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होता रहता था। ठीक है, समझ गए? ये वाला पूरा याद करना है, ये पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी डेट्स एंड इवेंट यहीं पे ही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपना आगे का टॉपिक। अब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इनका आर्किटेक्चर अचीवमेंट हम मानते हैं वो है बिल्डिंग ऑफ गोपुरम्स टू द साउथ इंडिया के टेम्पल्स। जो ऑलरेडी टेम्पल्स बने हुए थे उनके अंदर गोपुरम बनवाना। गोपुरम मतलब होता है गेटवे, कि टेम्पल के आगे गेट बना दिया। भाई सुंदर सुंदर टेम्पल तो पहले से बने हुए हैं, अब राजा जी को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव दिखाना था, तो उन्होंने उनके आगे सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाए। ठीक, सारे गोपुरम्स भी बनवाए। और दूसरा इन्होंने एक सब अर्बन टाउन बनाया था, यानी कि एक बड़ा शहर नहीं, एक छोटा शहर इन्होंने बनवाया था जिसमें थोड़े गांव के भी फीचर्स थे और वो शहर भी था। उसका नाम इन्होंने रखा था नगलापुरम, अपनी माता के नाम पे, कृष्ण देवा राय ने। तो इन्होंने शहर भी बनाने शुरू करे थे। और विजयनगरा का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पास है वो सिर्फ कृष्ण देवा राय के पीरियड का ही है या उसके बाद का है, उससे पहले की इतनी नॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, अब 1529 में हमें लगता है कि कृष्ण देवा राय जी की जब डेथ हो गई थी, उसके बाद से जो है एम्पायर में बहुत दिक्कत आनी शुरू हुई कि आगे जाके सत्ता कौन संभालेगा, उनके बेटे राज्य को कैसे संभालेंगे। तो उसके बाद से एम्पायर का आप कह सकते हो कि डाउनफॉल भी उसके बाद ही शुरू हुआ था। धीरे धीरे जो नायक्स होते थे, नायक कौन हुए? मिलिट्री चीफ, जो मैंने आपको बताया, जो सेनापति होते थे, वो रिबेलियस हो गए, वो लड़ने लगते थे राजा से आके, और उनके सक्सेसर्स को, कृष्णदेवा राय के जो बेटे थे, उनको उन्होंने चैलेंज करा। 1542 ऑनवर्ड्स एक नई डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है, अराविदु डायनेस्टी, और ये 17वीं सदी तक यानी कि 17th सेंचुरी तक फिर अराविदु डायनेस्टी ही रूल करती है। तो कृष्ण देवा राय के बाद थोड़ा सा इनके बेटों ने रूल करा, और उनके बाद एक नई डायनेस्टी आई, अराविदो डायनेस्टी, और 17th सेंचुरी के बाद से विजयनगरा एम्पायर में कोई और डायनेस्टी नहीं आई। क्यों दिक्कत हुई थी यहाँ पे? क्योंकि बार बार जो नायक्स होते थे ना, जो मिलिट्री चीफ कमांडर्स थे, उन्होंने जो है चैलेंज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को बताया जाएगा कि विजयनगरा एम्पायर जो खत्म हुआ वो कैसे हुआ था। तो 1542 ऑनवर्ड्स, 1542 की बात है, अराविदु डायनेस्टी ने सेंट्रल कंट्रोल ले लिया था और इन्होंने रूल करा था फ्रॉम 17th सेंचुरी। ये क्या है? ये पूछा जाएगा, राक्षसी टंगरी की बैटल है ये, अभी आपको समझाऊंगी ये क्या है। ठीक है कि फॉल कैसे हुआ था विजयनगरा एम्पायर। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक नई डायनेस्टी आ गई थी। क्या डायनेस्टी का नाम था? इस डायनेस्टी का नाम था अराविदु डायनेस्टी, और इस अराविदु डायनेस्टी के जो चीफ थे उनका नाम था रामा राय। अब ये जो रामा राय थे चीफ मिनिस्टर इस अराविदु डायनेस्टी के, ये जो है वॉर पे जाते हैं, क्योंकि उस समय पे सुल्तान्स भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो जो है हर एक को चाहिए था कि कब्जा करे, दूसरे किंगडम के ऊपर कब्जा करे। तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, तो इस वजह से विजयनगरा का और डेक्कन सल्तनेट्स का जो है गाइस एक बैटल होती है, एक वॉर होती है। 1565 में एक बैटल होती है जिसको कहा जाता है राक्षसी टंगरी या टालीकोटा की बैटल, जिसकी मैंने ये फोटो लगाई है। युद्ध हुआ था किसके बीच में? जो डेक्कन में, साउथ में जितने भी सुल्तान थे उनके बीच में, और विजयनगरा के जो रामा राय हैं और अराविदु डायनेस्टी के बीच में। अब इस वाले जो ये युद्ध होता है, इसमें ये जो रामा राय है और अराविदु डायनेस्टी है वो हार जाती है। हार क्यों जाते हैं वो? भाई इतना बड़ा एम्पायर, तो तुम क्यों युद्ध हार गए? क्योंकि 3 सुल्तान इकट्ठे हो गए थे। भाई एक सुल्तान से तुम मुकाबला कर लोगे, 3 से कैसे करोगे? इकट्ठे हो गए, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा तीनों इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने विजयनगरा पे अटैक करा। पूरी विजयनगरा सिटी सैक हो गई थी, मतलब नष्ट हो चुकी थी। एंड उसके बाद कुछ ही समय के अंदर, मतलब कैपिटल सिटी तो खत्म ही हो गई, जो रेड स्टार से मैंने आपको दिखाई तो खत्म ही हो गई। इधर उधर थोड़े बहुत फिर अराविदु डायनेस्टी ने दूसरे एरियाज में जाके रूल करा, एंड फिर वो भी धीरे धीरे वायनिश हो गए। एम्पायर्स फोकस शिफ्टेड ईस्टवर्ड की तरफ। इन्होंने अराविदु डायनेस्टी ने पेनकोंडा, चंद्रनगरी, जो तिरुपति के एरिया वाला रीजन है, और वहां पे थोड़े समय रूल करा, और फिर वो भी एंड हो गया। अब ऐसा क्या हो गया कि 3 सुल्तानों ने इकट्ठे मिलके जो है एकदम से युद्ध कर दिया, क्योंकि रिलेशनशिप बिटवीन सुल्तान एंड रायज हमेशा हॉस्टाइल नहीं थे। ऐसा नहीं है कि जो सुल्तान थे उनसे राजाओं की, विजयनगरा की हमेशा लड़ाई रहती थी, नहीं। इनफैक्ट कृष्ण देवा राय जो थे उन्होंने सल्तनत को इस्टेब्लिश होने में, उन्होंने कहा था ठीक है सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई, तो और कहीं ना कहीं हेल्प भी करी थी उन्होंने उस समय पे जब सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी। सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, जब कृष्ण देवा राय की डेथ हो गई थी और आगे उनकी गद्दी कौन संभालेगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो ये बीजापुर के सुल्तान ही विजयनगरा के सेटलमेंट करवा के गए थे कि ठीक है इन्हें हमें सक्सेशन करवाना चाहिए। फिर क्यों इतनी अच्छी, जब इनकी कई बार स्टेबिलिटी थी, कि एकदम से इन्होंने जो है हमला कर दिया 3 सुल्तानों ने विजयनगरा पे? क्यों? क्योंकि जो ये रामा राय थे ना, रामा राय कौन? अराविदु डायनेस्टी के जो रामा राय थे, उन्होंने ना एक कॉन्स्पिरेसी ये कर रहे थे, ये तीनों सुल्तानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे, और कि भाई ये तीनों सुल्तान आपस में लड़ जाएंगे और हम उनकी जगह पे कब्जा कर लेंगे। बट हुआ क्या, तीनों सुल्तानों को इनकी ये ट्रिक पता चल गई, और फिर तीनों ने इकट्ठा होकर ही इनके ऊपर हमला कर दिया,
और इसीलिए डिफीट हो जाती है विजयनगरा एम्पायर की। ठीक है, समझ गए, अपनी जो उन्होंने ट्रिक करी थी ना वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गई थी। तो ये आप देख सकते हो 3 सुल्तान ने मिलकर जब हमला करा। तो मैं अपने मैप पे जा रही हूँ विजयनगरा एम्पायर के, जो ये यहाँ पे विजयनगरा एम्पायर जो है पूरा ये सिटी विटी सब खराब हो जाती है। एंड ये ईस्टवर्ड जो है ये लोग इधर ये जो गोलकोंडा पेनकोंडा वाला जो एरिया है ये यहाँ पे थोड़ा समय रूल करते हैं। एंड फिर हमारा विजयनगरा एम्पायर का एंड जो है गाइज वो हो जाता है। ठीक है, ये पेनुकोंडा ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे थोड़े समय ये रूल करते हैं और ये एंड हो जाता है। अब हम पढ़ चुके हैं ये एम्पायर बना कैसे और ये एम्पायर फॉल कैसे हुआ। अब हम आगे एम्पायर का सिस्टम कैसे चलता था, कौन होते थे ये नायक मिलिट्री चीफ जिनको हम इतना इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ अमर नायक सिस्टम के ऊपर ही आता है इस चैप्टर से। तो 2.3 टॉपिक आता है द रायस एंड द नायक्स। ठीक है, तो रायस कौन होते थे, रायस हो गए राजा, और नायक्स कौन है, मिलिट्री चीफ जो कंट्रोल करते थे फोर्ट को और इनकी अपनी आर्मी और अपने सपोर्टर्स होते थे और ये लोकली पावर को कंट्रोल करते थे। अब राजा तो एक जगह पे है ना, तो राजा के बहुत सारे नायक्स होते थे। ठीक है, ये भी नायक है, ये भी नायक है, ये भी नायक है। अब इस नायक का अपना महल होगा, इस नायक की अपनी जनता होगी। ठीक है, अपने साथ में ही उनको रखेगा ये। इस नायक की अपनी मिलिट्री भी होगी। ठीक है, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। अब एक ये राजा जी हैं जिनको हम कहते हैं राया। अब क्या है, अगर वॉर होगा तो ये सारे नायक पहुंचेंगे राय की हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता था कि कोई जो नायक होते थे ना वो बहुत पावरफुल हो जाते थे, ये वाला बहुत पावरफुल हो गया तो ये एक बार ही कभी कभी ऐसे भी होता था कि वो सीधा राजा को ही चैलेंज कर दे, जैसे डायनेस्टीज फिर बदल जाती थी कि उस राजा को हटा दिया, हम अपनी नई डायनेस्टी बनाएंगे। तो ऐसा भी इनके यहाँ पे होता था। ठीक है, तो मैं तो तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ और एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स हमारा लिखा है तो उसे भी पढ़ लेते हैं। दीज चीफ्स चैलेंज नायक्स मोस्टली स्पोक तेलुगु और कन्नड़ा। ठीक है, ज्यादातर ये तेलुगु और कन्नड़ा बोलते थे। और इनफैक्ट गाइज ये जो चीफ होते थे ये एक दूसरे रीजन से दूसरे रीजन मूव करते थे अपने पीजेंट्स के साथ में, लुकिंग फॉर द फर्टाइल लैंड। यानी कि ये एक जगह पे नायक नहीं रहते थे, ये अपने पीसेंट यानी कि अपनी प्रजा को भी अपने साथ साथ लेके घूमते थे। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे कि यहाँ पे इन्होंने फसल लगाई, इसे बेचा, बहुत पैसा कमाया, कुछ पैसे दे दिए राजा को, कुछ अपने पास रखे। यहाँ नहीं होती, अगले गए, फिर अगले गए, फिर अगले गए, फिर अगले गए। तो ऐसे ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे और ये बहुत पैसा भी कमाते थे उससे। ठीक है, मैनी सबमिटेड टू विजयनगरा किंग्स, यानी कि काफी सारे तो नायक्स जो होते थे वो विजयनगरा के किंग के अंडर में आ जाते थे कि हम आपकी शरण में रह रहे हैं, आप हमें नुकसान मत पहुंचाना, हम आपको रेंट पे कर दिया करेंगे। बट फ्रीक्वेंट रेबेलियंस रिक्वायर्ड मिलिट्री सप्रेशन, बट कई बार ये जो है रेबेलियन भी करते थे और फिर कई बार राइस की और नायक्स की भी लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो अमर नायक सिस्टम इसको कहा जाता था। एंड ये एक बहुत बढ़िया पॉलिटिकल सिस्टम था विजयनगरा का, लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्ता सिस्टम। ठीक है, अब हम अमर नायक के बारे में और पढ़ेंगे। तो अमर नायक्स कौन हुए, हमारे मिलिट्री कमांडर्स गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राइस। तो जो ये टेरिटरी दी जाती थी अमर नायक्स को, जो मैंने ये बॉक्सेस बना के आपको दिखाई है, ये राय अपनी मर्जी से देते थे। अब अमर नायक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती, पहले कलेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जैसे इतना बड़ा एम्पायर है विजयनगरा एम्पायर, अब राजा हर जगह जाके कल टैक्स कलेक्ट थोड़ी करेगा, तो उन्होंने अलग अलग अमर नायक्स रखे हुए, वो जाके टैक्स को कलेक्ट करते थे। पीजेंट से ड्यूज कलेक्ट करते थे, आर्टिसन से, ट्रेडर से, जितना भी टैक्सेस हैं वो लेंगे। कुछ पार्ट वो रेवेन्यू का अपने पास रखते थे, क्योंकि अपने घर के खर्चे करेंगे। इनके बहुत बड़े बड़े महल अपने भी होते थे हर चीफ के, हर नायक के, तो महल का खर्चा, सैलरीज देना वो उसके लिए रखते थे। और बाकी हॉर्सेज और एलिफेंट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आर्मी को नायक को रेडी रखना है। अगर राजा ने कहा युद्ध करना है तो ये सारे नायक ही तो जाके युद्ध करेंगे, तो इनकी आर्मी तो बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है किंग के लिए इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स थी। कुछ रेवेन्यू को ये टेम्पल बनाने के लिए भी यूज करते थे, यानी कि नायक्स भी टेम्पल बनवाया करते थे, इरिगेशन के लिए करते थे। बट अमर नायक्स को एनुअल ट्रिब्यूट सेंड करना पड़ता था रॉयल कोर्ट के अंदर अपनी लॉयलिटी शो करने के लिए, यानी कि इनको हर साल बहुत बड़े बड़े गिफ्ट और बहुत सारे पैसे भी भिजवाने पड़ते थे जो है राजा को। क्यों, कि राजा को पता चल जाए कि ये अभी भी मेरे अंडर में ही है, मेरे खिलाफ नहीं है, अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए जहाँ आपकी शरण में ही है, तो इन्हें गिफ्ट्स भेजने होते थे। एंड किंग ओकेजनली ट्रांसफर्ड नायक टू द एसर्ट कंट्रोल, कभी कभी ये ट्रांसफर कर देते थे कुछ नायक्स को कि आप यहाँ से हटो, यहाँ रहो, जहाँ उन्हें लगता था ना इनकी ज्यादा यहाँ चल रही है तो किंग भी अपनी तो देखेंगे ना, तो ऐसे कर देते थे। 17th सेंचुरी के अंदर मेनी नायक्स बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर, एक्सेलरेटेड द कोलैप्स ऑफ सेंट्रल एम्पायर। अब कुछ क्या होना शुरू हुआ 17वीं सदी से, कि जितने भी नायक्स थे ना, इन्होंने अपनी छोटे छोटे एम्पायर बनाने शुरू कर दिए। जैसे मैंने कहा
सिंपल बता रही हूँ कि ये एक अमरनायक है ए, ये एक अमरनायक है बी, ये एक अमरनायक है सी, ये सब मिलके विजयनगरा किंगडम के राजा के अंडर में ही आते हैं। अब ऐसा समय आने लग गया, मॉडर्न टाइम्स आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा मुझे विजयनगरा नहीं किंगडम में नहीं रहना, मैं तो अपना एक किंगडम अपना बना रहा हूँ, किंगडम बी। तो ये चीफ है, चीफ की प्रजा है, अपना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, मैं क्यों इसको गिफ्ट भेजूँ राय को। तो इन्होंने अपना अलग बना लिया, इन्होंने अपना बना लिया, इन्होंने अपना बना लिया। तो इससे क्या होता है, यूनिटी ब्रेक हो गई और तभी विजयनगरा एम्पायर का फॉल हो गया। ठीक है, तो अमरा इज बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड समरा मीनिंग बैटल और वॉर। तो इनको अमर नायक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका काम ही था ना कि ये बैटल में जाएंगे। तो इट ऑल्सो रिजेंबल्स द पर्शियन टर्म्स अमीर या फिर मीनिंग हाई या फिर नोबल। तो ये मैंने बॉक्स इसलिए लगाया क्योंकि सीयूटी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अमर नायक सिस्टम समझ में आ गया। अब आता है हमने नेक्स्ट टॉपिक पे, विजयनगर द कैपिटल एंड उसकी पूरे के पूरे इन्वायरेंस मतलब हुआ हर एक फीचर को हम पढ़ने वाले हैं कि विजयनगरा एम्पायर कितना सुंदर और कितना ब्यूटीफुली बना हुआ था। हम पढ़ने वाले अपनी विजयनगरा कैपिटल सिटी के बारे में। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के एक प्रॉपर पॉइंट्स बना दिए, एग्जाम में जब डिफाइन करने को आएगा तो हम यही पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले विजयनगरा सिटी एक नेचुरल बेसिन में बनी हुई है जो तुंगभद्रा रिवर बनाती है, फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। यानी कि एक मतलब नेचुरल बेसिन मतलब कि रिवर के एक बेसिन में बनी हुई है ये सिटी। हर तरफ से इसके जो है रिवर के वाटर की एक्सेस इसके पास है। तो ये जो रीजन है इसके पास आसपास में ग्रेनाइट हिल्स भी है और इससे इनको जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है सिटी के अराउंड। तो कैपिटल सिटी को वैसे भी प्रोटेक्टेड रखना होता है और इनकी सिटी के अराउंड ग्रेनाइट हिल्स लगी हुई है विजयनगरा कैपिटल सिटी के अराउंड। तो इसलिए उन्होंने इसको चूज करा था क्योंकि और ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है बाहर से अगर कोई हमला करे तो। बहुत सारी स्ट्रीम्स इधर से उधर जा रही है एंड जो है ये जो रॉकी हिल्स है और जो ग्रेनाइट हिल्स है इस वजह से जो तुंगभद्रा रिवर है वो एक चैनल्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ये तुंगभद्रा रिवर जो है ये बहती हुई आ रही है। अब यहाँ पे एक रॉक है, यहाँ पे रॉक्स बने हुए हैं, टेरेन्स बनी हुई है, तो वो रॉक्स में से निकल के तुंगभद्रा रिवर इधर उधर अपने आप ही चैनल्स बने हुए हैं। तो जो सिटी है उसके अलग अलग एरियाज तक हमारी तुंगभद्रा रिवर का पानी जो है वो पहुंच जाता है। इनफैक्ट हमने एम्बैकमेंट्स भी बनवा रखे थे इन लोगों ने स्ट्रीम के अक्रॉस और जिनको वो रेजरवॉयर में कलेक्ट कर लेते थे। यानी कि पूरा एरिया बना रखा था जो चैनल्स थे रिवर के उसके पास में और उस रिवर वाटर को ये लोग रेजरवॉयर में जो है सेव कर लिया करते थे और पहुंचा देते सदर्न मोस्ट स्टेप के ऊपर तक। यानी कि जो साउथ एरिया है जो एरिड रीजन था जहां पानी नहीं होता था तो इसलिए ये इस तरीके से रेजरवॉयर बना के वहां तक भी पानी पहुंचा दिया करते थे। एक प्रॉपर वुडन पाइपलाइन सिस्टम इन्होंने बना रखा था, पानी को रेजरवॉयर में कलेक्ट करते थे और वुडन पाइपलाइंस के थ्रू ये भेज दिया करते थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैंक है जिसके बारे में हमें पता है वो है कमलापुरम टैंक जो अर्ली 15th सेंचुरी में इन्होंने बनाया था और ये नियर बाय फील्ड्स को इनकी इरिगेट करता था एंड ये चैनल्ड वाटर को जो है रॉयल सेंटर तक भी पहुंचाता था। तो रॉयल सेंटर में कौन से पानी जाता था, कमलापुरम टैंक से जाता था। तो ये जो तुंगभद्रा रिवर है इसकी वजह से इन्हें बहुत एक अच्छा इरिगेशन सिस्टम वाटर सिस्टम मिलता था और जो ग्रेनाइट और रॉकी टेरेन्स थी उससे वो रिवर ऐसे सीधे नहीं जा रही है, इधर पर पत्थर आया तो रिवर इधर मुड़ गई इधर मुड़ गई इधर मुड़ गई, तो अपने आप ही कैनाल्स इनके लिए बने हुए थे। मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क जो हमारे को पता है विजयनगरा का वो है हीरिया कैनाल। अब हमें लगता है ब्रिटिशर्स ने आके हमारे यहाँ कैनाल बनाए थे। गाइस कैनाल मतलब ये होता है, मैंने कहा कि ये एक मेन रिवर जा रही है। अब भैया ये रिवर बहती हुई जा रही है और यहाँ पे एक गांव है, इसको पानी चाहिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा रिवर का रास्ते को गड्ढा बना के इस तक पानी पहुँचा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक पत्थर आ गया तो रिवर का एक चैनल बन गया, यहाँ पत्थर आ गया रिवर इधर चली गई इधर चले गए, इधर इन्होंने रेजरवॉयर टंकास बना रखे थे जहाँ से पाइपलाइन के थ्रू ये जहाँ चाहते थे वहाँ पानी को भेज देते थे। तो इतना अच्छा इनका एग्रीगेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम था। ठीक है जी, अब ये जो हमारा हीरिया कैनाल था ये पानी भी तुंगभद्रा रिवर से ही लेता था और इसी के पानी से जो सेक्रेड सेंटर था, यानी कि अभी आपको मैं सिटी में दिखाऊंगी, सिटी डिवाइडेड है, आप एक फोटो देखो, सेक्रेड सेंटर जहाँ मंदिर है, अर्बन कोर जहाँ शहर है और रॉयल सेंटर जहाँ राजा रहते थे। तो सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर में इन्हीं से पानी जाता था हीरिया कैनाल से और इसको संगमा डायनेस्टी ने जो है वो बनाया था। तो ये सारा लर्निंग मटीरियल शुरू हो चुका है अब हमारे अपने इस चैप्टर का। अब आता है मोस्ट प्रोमिनेंट चैप्टर का पार्ट 7 फोर्टिफिकेशन वॉल्स ऑफ विजयनगरा। जो विजयनगरा सिटी है ना वो कोई आम सिटी नहीं थी, ये जो है इनको ने खुद को जो है 7 फोर्टिफिकेशन वॉल्स बना रखी थी। जैसे कुछ फोटोज जो मुझे मिली आप ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो बाहर एक दीवार सी है, फिर एक और है घेरा, एक और है, एक और है, मतलब इस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ। बीच में एक लेक भी है, यहाँ पास पास में इतनी सारी गलियां सी बनी हुई है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कुछ इस टाइप का था विजयनगरा का 7 लाइन फोर्टिफिकेशन। ये जो राजा थे ये बहुत ही ज्यादा समझदार थे, इसलिए इन्होंने फोर्टिफिकेशन वैसे करते क्यों है, किलाबंद करते क्यों है एक कैपिटल सिटी को एक राजा लोग, क्योंकि बाहर से हमला होता है। तो अगर आपके फोर्ट की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची होंगी तो आप पे ना ही
वो हमला कर पाएंगे और उनके हमले को आप अटैक को काउंटर कर सकते हो कि आप इतनी ऊंचाई पे फोर्ट की दीवारों पे तो आप वहां से उन्हें मारोगे, वो मर जाएंगे। तो हर एक जो भी राजा लोग होते थे वो अपनी दीवारें बना के रखते थे ऊंची ऊंची, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। अब इन्होंने एक दीवार नहीं बनाई थी, इन्होंने 7 लेवल पे अपनी दीवार बना रखी थी, जस्ट लाइक अ चक्रव्यूह। ठीक है, एक चैनल, 2 3 4 5 6 7, और इन सबके अंदर कहीं पे जो है आप कहो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे, ये कहीं पे लेक बना रखी थी, कहीं पे लोगों के घर थे, कहीं पे मंदिर थे, कहीं पे राजा का एरिया था, कहीं पे कुछ हो रहा था, कभी क्राफ्ट था, बाजार भी थे। तो एक पूरा शहर ही बना रखा था इन्होंने अपने फोर्टिफाइड एरिया के अंदर, और यही इनकी जो है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो अब इसके ऊपर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो अब इसे ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और मैंने इसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। मैसिव फोर्टिफिकेशन सिस्टम को समझाने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे ही पॉइंट्स में लिखना है। तो मेन डोमिनेंट फीचर है, इसके बारे में हमें सबसे ज्यादा पता चला था अब्दुल रज़ाक, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था, जो 5th चैप्टर में हमें ट्रैवलर का नाम बताया गया था, जो आए थे 15th सेंचुरी में यहाँ पे। तो उन्होंने इसके बारे में पूरा लिखा था कि भाई क्या बढ़िया इनका 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट है, किसकी, हमारे विजयनगरा की। और ये फोर्ट्स के अंदर शहर भी है, एग्रीकल्चर भी है, और फॉरेस्ट भी इन्हीं फोर्ट्स के अंदर ही है। द आउटर मोस्ट वॉल जो होती थी वो ग्रेनाइट हिल से सराउंडेड थी, और जो सबसे भारी दीवार थी जो है इस फोर्ट की, उसके बाहर पे ग्रेनाइट हिल्स जो है वो लगी हुई थी। अब कंस्ट्रक्शन फीचर्स की बात करेंगे कि ये जो इन्होंने 7 दीवारें बनाई थी, वो 7 दीवारें बनी कैसे थी। तो वॉल्स मेड विद मैसिव मेसनरी स्लाइटली टेपर्ड। तो इन्होंने पता है कैसी वॉल बनाई थी, वॉल बनाने में इन्होंने काफी दिमाग लगाया था। अब इनके यहाँ पे ग्रेनाइट हिल के बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे। अब वैसे अगर आपको दीवार बनानी हो तो आप उस पर प्लस्तर करोगे, उसमें सीमेंट वगैरह भरोगे, या जो भी उस समय पे अवेलेबल होता था भर के आप दीवार बनाओगे। बट इन्होंने क्या करा था, इन्होंने मॉर्टर और सीमेंट को यूज ही नहीं करा था दीवार बनाने में। फिर कैसे दीवार बनाई, इनके पास जो पत्थर थे वो थे वेज शेप्ड। वेज शेप्ड होते हैं ऐसे, एक तरफ से पॉइंटेड से जो होते हैं, थोड़े से एक पॉइंटेड हो या इस टाइप के स्टोन्स होते थे। तो इन्होंने उन स्टोन्स को ना पजल की तरह आपस में जोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि एक पत्थर रखा, इसके साथ में दूसरा पत्थर रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, और बीच में इनके छोटे 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 पत्थर के टुकड़े भर दिए। तो वेज शेप्ड पत्थरों को एक पजल बना के इन्होंने जोड़ दिया, बीच में हल्की सी मिट्टी और रबल यानी कि छोटे छोटे कंकड़ उसके अंदर भर दिए, और इससे इनका जो है पूरा का पूरा बड़े बड़े फोर्ट्स की वॉल बन गई बिना किसी सीमेंट के। ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट हिल के पत्थर इतने बड़े बड़े थे, उनको आपस में पजल की तरह फिट करके इन्होंने अपनी दीवारें बनाई। और कुछ इन्होंने बैस्टियंस भी बनाए थे, जो मैं आपको फोटो लगा के दिखा देती हूँ। बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड एक एरिया होता है, इससे क्या है कि वहां पे एक सोल्जर खड़ा वो कर देंगे, और वो बाहर को अगर कोई अटैक करेगा तो वो उन्हें मार देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया दीवारें कैसी बनी थी। अब मेन फीचर है कि इन्हीं दीवारों के अंदर इन्हीं एग्रीकल्चर के ट्रैक्स बना रखे थे, इन्हीं एरियाज के अंदर। जैसे मैंने आपको ये सर्कल दिखाया, तो एक सर्कल में यहाँ पे पूरे में एग्रीकल्चर हो रहा था। ये इनका सबसे ज्यादा यूनिक फीचर था कि इनके पास इंक्लूज्ड एग्रीकल्चर था। अब्दुल रज़ाक ने बताया 1st, 2nd एंड जो 3rd वॉल थी, वहाँ फील्ड्स भी थे, गार्डन भी थे, लोगों के घर भी थे। एंड फिर बाद में कंफर्म करा गया कि राइस की फील्ड थी, गार्डन्स थे, लेक्स थे आउटर सर्किट के अंदर। तो आर्कियोलॉजिकल्स ने जब ये सब चीज़ों को चेक करा तो उन्हें समझ में आया जो सेक्रेड सेंटर है और अर्बन कोर है, वहाँ पे भी जो है यहीं से सारा का सारा जो तुंगभद्रा रिवर है वहाँ से पानी आता था, और इन कल्टीवेटेड फील्ड्स को भी तुंगभद्रा रिवर से ही पानी आता था। अब इन्होंने रीज़न क्या है कि भैया ये दीवारों के अंदर एग्रीकल्चर क्यों करा, नॉर्मल खेत बना दो। वाई डिड एग्रीकल्चर इनसाइड द फोर्ट, क्योंकि मेडिवल टाइम्स के अंदर मेडिवल सीज होती थी। क्या होता था, जैसे आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि खिलची कैसे बाहर आके बैठ गया था कि इनका अनाज खत्म होगा तो अपने आप इनको प्रॉब्लम होगी। तो यही उनकी स्ट्रैटेजी होती थी, वो फोर्ट्स के बाहर बैठ जाते थे अपनी पूरी की पूरी सेना लेके, जो आपका दुश्मन होता था कि आपका अगर खाना खत्म होगा तब तो आप बाहर आओगे ना एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये इतने अच्छे समझदार थे विजयनगरा के सुल्तान, विजयनगरा के जो राजा थे, राइस थे सॉरी, उन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन के अंदर ही खेत लगा लिए। भाई खेत ही अंदर है, तुम आओ बाहर बैठे रहो, हम तो हमारा तो काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने मेनी रूलर्स बिल्ड ग्रेनरीज। रूलर्स पहले क्या करते थे, अनाज घर बनाते थे, ग्रेनरी बनाते थे। उन्होंने कहा अनाज का घर नहीं बनाना, अनाज उगाएंगे ही हम अंदर। तो इन्होंने 7 लाइन्स ऑफ वॉल्स के अपने चैम्बर्स के अंदर ही एग्रीकल्चर भी कर रखा था। इवन एक मिनी लेक भी बना रखी थी, और लेक में पानी कहाँ से आता था, तुंगभद्रा रिवर के अंदर से उसमें पानी आता था। इससे इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी अगर कोई इन पे हमला करने आता था तो। समझ गए। चलो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ अभी ये। तो ये देख सकते हो आप, ये तो थोड़ी AI इमेजेस है, बट कुछ ऐसा समझ सकते हो कि बहुत ही ये होती है फोर्टिफिकेशन की। यहाँ से दीवार है, ये तुम्हारे पे ऐसे कोई अब हमला तो नहीं कर सकता ना, तो 7 लाइन फोर्टिफिकेशन इन्होंने बना रखा था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीपल लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन में क्या क्या था, हम हर लाइन का पढ़ेंगे, कौन से लाइन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट थी। ठीक है, तो जो 2nd लाइन थी उसमें जो है इनर अर्बन कॉम्प्लेक्स है, यानी कि लोगों के घर है, शहर है। ठीक है,
जो थर्ड लाइन थी उसमें रॉयल सेंटर था, ठीक है। ईच मेजर बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर हैड इट्स ओन हाई वॉल, और रॉयल सेंटर की अगर कोई बिल्डिंग होती तो उसकी भी अपनी ऊंची दीवार होती थी। सेकंड लाइन के अंदर, अच्छा ये तो थोड़ा रिपीट ही हो गया है, ठीक है, ये छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब एंट्री वॉज थ्रू वेल गार्डेड गेट्स कनेक्टिंग मेजर रोड्स। अब जब भी किसी रोड पे आपको जाना होता था, एक रोड से अगर आप दूसरी रोड पे जा रहे हो, ये जो बनी हुई थी फोर्ट्स की, तो बड़े बड़े गेटवेज बने हुए थे इनकी एंट्री के लिए। अगर मुझे कुछ फोटो मिली तो मैं आपको लगाकर दिखा दूंगी। और ये जितने भी गेटवेज थे इनमें थोड़ा सा जो टर्किश डिजाइन का गेटवे इन्होंने बना रखा था, जो मैंने आपको बताया था इन्होंने कॉपी कर रहा था सुल्तान से, मतलब इंस्पायर होकर बनाया था कि गेटवे सुंदर सुंदर बना रखे थे, वहाँ गार्ड्स भी होते थे, और वो थोड़ा सा टर्किश आर्किटेक्चर पे इन्होंने बनाया था, ठीक है। चलो, और ये जितनी भी रोड्स होती थी वो बहुत कनेक्टेड होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि ये जो रोड्स हैं, जो गेटवेज हैं, ये जो है मतलब बहुत ही वेल कनेक्टेड रहती थी, और इन्होंने वैली एरिया को यूज़ करा था रोड्स बनाने के लिए रादर देन रॉकी टेरेन। तो ये पथरीला इलाका था और कहीं जगह वैली है, यानी कि सिंपल चलने की जगह है, तो वैलीज में इन्होंने जो है प्रॉपर अपनी रोड्स बना दी थी। इंपॉर्टेंट रोड्स जितनी भी होती थी उनमें गेटवेज लगे होते थे, जैसे टेंपल पे जाने वाली रोड है तो वहाँ बड़े बड़े गेटवेज थे। दीज रोड्स वर लाइंड विद बाजार्स फॉर्मिंग मेजर कमर्शियल जोन्स। और जैसे आजकल भी होता है, अगर आप मंदिर, कोई बड़ा मंदिर हो आपके शहर में, तो वहाँ से अगर आप रास्ता अगर उसको जाओगे तो वहाँ बाजार होगा, देयर बी सो मेनी थिंग्स देयर, कपड़े की भी दुकानें होंगी, खाने की भी होंगी। तो वैसा ही उस जमाने में होता था कि जो बाजार वाली रोड होती थी उससे पहले बहुत इकोनॉमिक जोन अच्छा होता था, एक प्रॉपर वहाँ पे सिस्टम चलता था, ठीक है। ये है कुछ ग्रेनाइट हिल्स, देखो ऐसे ऐसे ग्रेनाइट हिल्स से ये जो पूरा विजयनगरा था वो सराउंडेड था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.3 द अर्बन कोर, यानी कि इनके शहर में कैसे लोग रहते थे। एंड आई टोल्ड यू दे वर वेरी रिच पीपल, तो वो कौन थे, ठीक है, और कौन से रिलीजन के लोग थे, क्या करते थे, वी विल स्टडी इट। तो रोड्स लीडिंग इनटू द अर्बन कोर ने हमें बताया कि उनके जो घर होते थे वो ऑर्डिनरी टाइप के थे, बट हमें चाइनीज पोर्सलिन भी मिली है, यानी कि बहुत महंगी चाइना मिट्टी का जो सामान होता था वो हमें मिला, मतलब कि रिच ट्रेडर, अमीर लोग भी यहाँ रहते थे। ये एरिया कुछ ऐसा भी था यहाँ पे अर्बन कोर का जहाँ पे मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। टॉम्स और मॉस्क भी हमारे को यहाँ पे मिले हैं, बट मंडप लाइक आर्किटेक्चर सिमिलर टू हम्पी टेम्पल्स, बट उनका जो आर्किटेक्चर था टॉम्स और मॉस्क का भी, वो भी कहीं ना कहीं मंडपास जो थे हम्पी के उनके जैसा भी था। बारबोसा नाम के एक ट्रैवलर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने कहा कि हाउसेज यहाँ पे इंडिया में उस समय ऑर्डिनरी थे विजयनगरा के, यानी कि जो मतलब कि उससे बने होते हैं ना, झोपड़ी टाइप के, थैच्ड थे, वेल बिल्ट थे, ठीक है, और जो है ओपन स्पेसेस भी थी, अच्छे से बने हुए थे, बट आप कह सकते हो कि ऑर्डिनरी थे, कुछ बहुत अलग से नहीं थे। फील्ड सर्वे शो मेनी स्मॉल श्राइन्स एंड टेम्पल्स, और हर रास्ते में जो है छोटी छोटे पवित्र श्राइन्स थी और जो है टेम्पल्स थे, जिससे समझ में आ रहा है कि भाई उस समय में कल्ट मतलब क्या, कि अलग अलग आप कह सकते हो सबकी रिलीजियस बिलीव्स थी, और जैसे लोकल डेटीज, लोकल गॉड्स बहुत होते थे, और रिलीजन पे बहुत फोकस करा जाता था। वेल, रेन वाटर टैंक्स एंड टेम्पल टैंक्स सर्व्ड वाज एज द मेन सोर्स फॉर कॉमन पीपल। अब कॉमन लोगों को पानी कहाँ से मिलता था, वेल, रेन वाटर को कलेक्ट करने वाला टैंक, और जो टेम्पल के टैंक होते थे वहां से नॉर्मल लोग पानी पिया करते थे, ठीक है। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द रॉयल सेंटर, जहां राजा रहते थे वो जगह कैसी थी। तो द रॉयल सेंटर लोकेटेड था सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द विजयनगरा में, साउथ वेस्ट पार्ट में जो है क्या था, रॉयल सेंटर लोकेटेड था, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग अ रॉयल जोन, इसके अंदर भी 60 टेम्पल्स थे, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि रूलर डिवाइन किंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाया था। रूलर्स टेम्पल्स बनवाते इसलिए थे कि उनकी प्रजा उनसे खुश रहेगी, और वो यही कहते थे कि हमें भगवान ने यहाँ भेजा है रूल करने के लिए, तो इसलिए वो भी भक्ति बहुत ज्यादा करते थे। अराउंड 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पैलेसेस। 30 ऐसे बड़े बड़े हमें कॉम्प्लेक्स मिले हैं जिनको हम कहते हैं कि वो पैलेसेस थे, मे बी कोई क्वीन का हो, कोई किंग का हो, कोई उनके रिश्तेदार का हो, इस टाइप से। दीज पैलेसेस वर लार्ज स्ट्रक्चर दैट हैड नो रिचुअल फंक्शंस। बहुत बड़े बड़े पैलेसेस थे, बट यहाँ कोई रिचुअल नहीं होते थे, तो रहते होंगे ना गाइज वो लोग, ठीक है। की डिफरेंस बिटवीन पैलेस एंड टेम्पल, हमें क्या पता चला कि ये पैलेस है यहाँ रहते होंगे, और टेम्पल में हमें क्या पता चला, टेम्पल्स मेड इंटायरली ऑफ मेसनरी। टेम्पल्स जो बने थे वो मजदूरों के द्वारा और बहुत अच्छे से कारीगरी करके बनाए गए थे। सेक्युलर बिल्डिंग अगर पैलेसेस की बात करें तो वो सुपर स्ट्रक्चर थे, जो पेरिशेबल मटेरियल के बने हुए थे, जो हमें अभी तक नहीं मिले हैं। तो जो टेम्पल्स थे वो कॉन्क्रीट के बने हुए थे, बट जो महल थे उनका हमें शायद जो है इतना अच्छा एविडेंस अब इतना नहीं मिला है, क्योंकि वो पेरिशेबल स्ट्रक्चर के थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। बट जो टेम्पल्स थे उनमें हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा 4.1 द महानवमी डिब्बा, जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस पे क्वेश्चन ऐसा
ऐसा नहीं हो हिस्ट्री का पेपर बने और यहाँ से क्वेश्चन आए। तो महानवमी डिब्बा क्या है, तो जो हमारा रॉयल सेंटर है उसमें बहुत अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कुछ दो चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से याद रखना है, वो है ये महानवमी डिब्बा और एक ऑडियंस हॉल्स जो था हमारे रॉयल सेंटर के अंदर। तो द किंग पैलेस इज द लार्जेस्ट एनक्लोजर बट हैज नो क्लियर एविडेंस ऑफ बीइंग द एक्चुअल रॉयल रेजिडेंस। अब एक जगह को हमने कहा है कि ये किंग का पैलेस है, बट हमने ही तो कहा, अभी हमें पक्का नहीं पता कि वो किंग का पैलेस ही था या फिर नहीं था। इट इंक्लूड्स 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स। उस किंग पैलेस में 2 जगह बड़ी बड़ी है, एक है ऑडियंस हॉल और एक है महानवमी डिब्बा। एंटायर पैलेस जो है वो हाई डबल वॉल से सराउंडेड है, इसलिए, और उनके बीच में जो है गलियां भी निकली हुई है, तो हमें लगता है कि यही किंग का पैलेस होगा। अब ऑडियंस हॉल की अगर हम बात करें, कोई फोटो मिली तो मैं आपको दिखा दूंगी। हाई प्लेटफॉर्म है विद क्लोज प्लेसली स्लॉट्स ऑफ वुडन पिलर, यानी कि एक वुडन पिलर्स हैं इतने बड़े बड़े और उसके ऊपर जो है एक आप कहो कि जगह प्लेटफॉर्म बन रखा है और स्टेयर केस है जिससे आप उसके सेकंड फ्लोर पे भी जा सकते हो। और पिलर्स इतनी क्लोज है कि उनके बीच में कोई जो है, ये जो पिलर्स इतने पास पास लगे हैं कि उनके बीच में कोई जगह नहीं। अब समझ में नहीं आता कि इस ऑडियंस हॉल का पर्पस क्या था, क्यों ये बनाया गया था, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें हमारा जो है महानवमी डिब्बा, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। महानवमी डिब्बा में आपको फोटो दिखाती हूँ है कौन सा, ये देखो, ये है हमारा महानवमी डिब्बा। ये एक देख सकते हो कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये इसके आसपास की जगह है, ये देख सकते हो यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हो, अभी भी प्रेजेंट है ये हमारे साउथ इंडिया के अंदर। ये देखो, ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है, डब्बे सा लग रहा है, तो इसको इसलिए इसका नाम रखा है महानवमी डिब्बा। और ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा पूजा वाले दिन यहाँ पे पूजा की जाती थी और सेरेमनी होती थी, फेस्टिवल और बहुत बड़ा त्यौहार होता था, तो इसलिए इसका नाम हमने रखा है महानवमी डिब्बा। चलो पढ़ते हैं। तो इट बिल्ट वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सिटी। तो जो महानवमी डिब्बा है वो सिटी के सबसे ऊंचे स्थल पे बना हुआ है, सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये बेस है इसका 11,000 स्क्वायर फीट का और हाइट है इसकी 40 फीट, ठीक है। ये हमें लगता है कि ये वुडन स्ट्रक्चर इसके ऊपर कुछ बना हुआ होगा जो अब शायद टूट चुका होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बेस पे ना कार्विंग्स हो रखी है, बेस पे नक्काशी हो रखी है, खाली प्लेन नहीं है ये। महानवमी डिब्बा हमें लगता है कि फेस्टिवल कनेक्शन होगा, जो हमारा नवरात्रि का 9th डे होता है, नवमी वाले दिन पे जो है यहाँ पे, और अगले दिन दशहरे वाले दिन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे विजयनगरा के जो किंग होते थे वो अपना सेलिब्रेशन करते थे अपनी पावर और अपनी प्रेस्टीज दिखाने के लिए। सेरेमनी होती हो मे बी वर्शिप ऑफ द इमेज एंड जो है मतलब भगवान जी की पूजा होती है। और जितने भी हॉर्सेस होते थे, हमने सुना है हॉर्सेस को भी मतलब कि एक तरीके से उनकी भी पूजा की जाती थी जिस दिन ये होता था। एनिमल सैक्रिफाइसेस भी होते थे, इधर बफेलोज या अदर, ये अभी हमें नहीं पता है। बलि भी चढ़ाई जाती थी इस दिन पे। डांसेस, रेसलिंग मैचेस और बहुत बड़ा एक जश्न टाइप मनाया जाता था। एलिफेंट, चैरियट, सोल्जर्स परेड टाइप करते थे महानवमी डिब्बा पे आके। और इस दिन पे, महानवमी वाले दिन पे, जितने भी नायक और सबॉर्डिनेट किंग्स होते थे, जो मैंने अमरनायक आपको सिस्टम समझाया, वो सब राजा से मिलने आते थे महानवमी के दिन पे और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके आते थे। द किंग इंस्पेक्टेड हिज ओन आर्मी एंड द आर्मीज ऑफ द नायक्स इन एन ओपन फील्ड। और जो लास्ट डे होता था, मतलब पूरा नवरात्रि फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता था, और लास्ट डे पे जो किंग होता था, जो नायक की आर्मी होती थी, उन्हें और अपनी आर्मी को ओपन फील्ड में जो है चेक करते थे। तो इसलिए महानवमी डिब्बा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। अब महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल के अलावा भी कुछ बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, जिनमें से एक है लोटस महल। ये लोटस महल एक बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ। लोटस महल, ये है लोटस महल, इसे कहा जाता है। ये देखो, इसका नाम रखा है हमने लोटस महल। देख के आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल सा है ये, और ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे लोटस की शेप का ही बना रखा है इन्होंने, नहीं पता। मैकेंजी का जो मैप है वो ये कहता है कि ये काउंसिल चैम्बर होगा जहाँ किंग अपने एडवाइजर से मिलते होंगे, सभा करते होंगे जहाँ पे, ठीक है। फिर टेम्पल्स इन द रॉयल सेंटर की बात करें तो जो हमारा रॉयल सेंटर है वहाँ पे भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। मोस्ट टेम्पल्स वर इन द सीक्रेट सेंटर, बट रॉयल सेंटर के अंदर भी अलग अलग टेम्पल्स हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जो रॉयल सेंटर में, वो है हजरा रामा टेम्पल। फोटो में लगा दूंगी, भूल गई थी तो सर्च कर लेना। लाइकली इंटेंडेड फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय द किंग एंड हिज फैमिली। हजरा रामा टेम्पल हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किंग और उनकी फैमिली के लिए ही था। यहाँ पे जो सेंट्रल शाइन की इमेजेस है, जो मूर्तियां हैं, वो तो मिसिंग है, बट वॉल पे हमारे को दिख रहा है कि ये हमारा टेम्पल ही है। पैनल्स पे डिपिक्ट हो रहे हैं सीन रामायण के, उसके इनर वॉल पे तो रामायण के सीन्स उन्होंने बना रखे हैं, मतलब ये राम जी की पूजा करते थे। कॉन्टिन्यूएशन अगर बिल्डिंग की अगर हम बात करें, मैनी विजयनगरा स्ट्रक्चर वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द सैक ऑफ द सिटी। विजयनगरा के और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होंगी, बट वो अभी हमें नहीं मिली है, क्योंकि वो जब वो तीनों सुल्तानों ने हमला करा था तब वो नष्ट हो गई थी। बट नायक्स ने उन ट्रेडिशन को कंटिन्यू करा आगे चल के, और नायक्स ने आगे बिल्डिंग्स बनवाते रहे। ऐसा नहीं है कि उसके खत्म होने के बाद उन्होंने बिल्डिंग नहीं बनवाई। ये देखो, ये पूरा विजयनगरा है, ये सेक्रेट सेंटर, ये हमारा अर्बन कोर, और ये हमारा रॉयल सेंटर। आप देख सकते हो तीनों एरिया को। साउथ वेस्ट में था हमारा रॉयल सेंटर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चूजिंग द
कैपिटल कि विजयनगरा को ही कैपिटल सिटी क्यों चूज करा गया होगा, व्हाट वाज द रीजन, किसी और को भी तो कर सकते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इसको इसलिए तो कैपिटल सिटी चूज करा गया था क्योंकि ये कितनी अच्छी जगह पे थी, बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर पे, एंड इसके आसपास में जो ये पूरा का पूरा रॉकी टेरेन है ना, इस एरिया को कहा जाता है कि अगर आपको पता हो तो रामायण में हमने पढ़ा है जो सुग्रीव थे ना, सुग्रीव जो बाली थे पूरे के पूरे, हमारे जो मंकी किंगडम था उनका, वो ये वही जगह है। वाली और जो सुग्रीव जो दो भाई थे, उनका जो राज्य था, उनकी राम जी ने मदद करी थी तब सुग्रीव जी की, उनका किंगडम है ये। तो ये उनका एरिया में ही जो ये विजयनगरा एरिया है, यहीं पे पहले हुआ करता था, इसलिए इन्होंने इनको बनाया। दूसरा कि यहाँ पे पंपा देवी जो उनकी लोकल मदर गॉडेस है, उनकी श्राइन है, इसलिए जो है उन्होंने जो है इसको ही अपनी कैपिटल सिटी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि पंपा देवी ने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी। जो विरूपक्षा है एक फॉर्म ऑफ शिव जी, जो गार्डन डेटी होते हैं, मतलब विरूपक्षा कौन है, गार्डन देवता, बट जो है आप कहो कि वो कहते हैं एक फॉर्म ऑफ शिवा है। और पंपा देवी ने उनकी बहुत तपस्या करी थी उनसे शादी करने के लिए इसी एरिया के अंदर, इसलिए इन्होंने इसको अपना कैपिटल सिटी बनाया। और डिवाइन मैरिज जो है आज तक विरूपक्षा टेम्पल में इनकी सेलिब्रेट की जाती है। और ये जो विजयनगरा एरिया है, अब विजयनगरा तो बाद में बना ना, उससे पहले यहाँ बड़े बड़े राजा लोग और भी थे, तो ऑलरेडी जैना टेम्पल्स भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है हमारे विजयनगरा के अंदर, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पहले पल्लवास, चालुक्यास, होसलास और चोलास रूल करते थे। और ये बहुत कॉमन था गाइस हमारे यहाँ पे कि अपनी डिवाइन सपोर्ट दिखाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए राजा लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, लैंड ग्रांट्स भी करते थे। और ओवर टाइम इसलिए टेम्पल बनवाना रिलीजियस का, सोशल, कल्चरल का एस्पेक्ट बन जाता है। फॉर रॉयल ऑर्डर्स, यानी कि जब राजा की तरफ से कोई भी ऑर्डर जाता था ना, तो वो जो उनके गॉड थे, विरूपक्षा गॉड थे, उनके नाम पे ही जाया करता था। जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते थे श्री विरूपक्षा के नाम पे जो है कन्नड़ा में वो लिखते थे। एंड जो ये राजा होते थे अपने आप को हिंदू सुल्ताना कहते थे, यानी कि संस्कृत वर्जन ऑफ सुल्तान, हिंदू किंग है हम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक गोपुरम्स एंड मंडपम्स। गोपुरम मतलब होता है गेटवे मंदिर में जाने का, एंड मंडपम्स जो मंडप बने होते हैं मंदिरों के अंदर। तो अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर गोपुरम्स एंड मंडपास ये बनाते थे। तो टेम्पल बिगैन डिस्प्लेइंग लार्ज स्केल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग इंपीरियल अथॉरिटी। धीरे धीरे ये जो टेम्पल्स होते थे उनमें बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते थे, क्यों, जिससे राजा की पावर जो है वो दिखाई दे। अब ये इसमें रॉयल गोपुरम्स बनाते थे, यानी कि रॉयल गेटवेज बनाते थे कि दूर से दिख जाए कि भैया वो गेटवे है और ये उस राजा के किंगडम का ये वो वाला मंदिर जो है वो आ चुका है। ह्यूज टावर्स बनते थे जिसके आगे वहां जाके आपको सेंट्रल श्राइन मिल जाएगी। पर्पस क्या था, पावर दिखाना, दूर से दिखाई देता है विजिबिलिटी से, और किंग की कमांड, उसके आगे कितनी स्किल्ड लेबर है ये दिखाते थे। मंडपास एंड लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स बिकेम कॉमन इनसाइड टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस। कुछ फोटोज लगा रही हूँ, देखो ऐसे मंडप, ऐसे गैलरी सुंदर सुंदर, इनका आर्किटेक्चर बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विरूपक्षा टेम्पल की बात करें तो इट वॉज बिल्ट ओवर सेंचुरीज, यानी कि बहुत समय लग गया उसे बढ़ने के अंदर। अर्लीस्ट श्राइन की अगर हम बात करें, जो पहली मतलब गर्भगृह है जहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी, वो 9 to 10 सेंचुरी का है। फिर विजयनगरा एम्पायर के टाइम पे कृष्ण देवा राय ने वहाँ पे रंगा मंडपा बनाया कि उनका पता चल गया कि उसके बाद से उनका रूल वहाँ पे हो गया है। वहाँ पे कार्व्ड पिलर्स उन्होंने बनाए। फिर ईस्टर्न गोपुरम बनाया। फिर सेंट्रल श्राइन को जो रिलेटिवली स्मॉलर थी तो उसमें और ज़्यादा एडिशंस करे, तो इन्होंने और ज़्यादा एडिशंस करने शुरू कर दिए थे टेम्पल्स के अंदर, ठीक है। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा फोटोज़ में आप देख सकते हो कि कैसे इन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनवाने शुरू कर दिए थे। कहीं पे गेटवे, कहीं पे पिलर्स, सो दैट राजा का अपना पावर भी शो हो और वो अपना डिवोशन भी दिखा पाए टुवर्ड्स गॉड्स, एंड जो है साथ ही के साथ में उनकी जनता जो है वो भी खुश रहे। ये देखो ये मंडप है, ये मंडप बना रखा है। तो ये जो इसका एक पिलर है ना, उस पिलर पे ही कितनी सुंदर सुंदर नक्काशी कर रखी है, ये आप देख सकते हो। तो एक राजा के यहाँ की स्किल की, उसके कारीगर कितने स्किल्ड हैं, ये सब चीज़ें दिखाता है ये पूरा का पूरा ट्रेडिशन। जैसे आज के समय में तो आर्किटेक्चर में हम बिल्डिंग्स बनाते थोड़ी और बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की, उस ज़माने में ये एक मतलब कला होती थी कि दिखाना कि कैसे बिल्डिंग बन रही है। अब टेम्पल हॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहता था यहाँ पूरे के पूरे विजयनगरा के अंदर। जो टेम्पल हॉल होता था वहाँ पे डेटी की इमेज भी होती थी, वहाँ पे डांस म्यूजिक होता था, शादियाँ कराई जाती थी, जैसे डेटी मैरिजेस भी होती थी, फेस्टिवल्स होते थे, स्पेशल ओकेजन्स पे स्पेशल इमेजेस यूज़ होती थी, जिससे वो जो है अपने मतलब रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो कर पाते थे। फिर कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार। अब हम विजयनगरा के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम आर्कोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कैसे वो प्लॉट करते थे कि ये बाजार है, ये टेम्पल है, यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। तो विजयनगरा के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास फोटोग्राफ्स बहुत सारे हैं, बहुत प्लान है, बहुत एलिवेशन है और बहुत सारे स्कल्पचर्स है और बहुत सारा ट्रैवल अकाउंट्स भी है। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, फोटोग्राफ, ट्रैवल अकाउंट्स, कलन मैकेजी ने जितना काम करा था वो सब है हमारे पास में। 20th सेंचुरी में इस साइट को प्रिजर्व
कर लेता है एशिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम। 1976 में हम्पी को डिक्लेयर कर दिया गया था साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की ये हमारे नेशन के लिए गर्व की बात है, ये हमने जो है डिक्लेयर कर दिया था। अर्ली 1980s में मेजर प्रोजेक्ट हुआ था यहाँ पे, जिसमें विजयनगरा की पूरी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो है कार्टोग्राफर्स आर्कियोलॉजिस्ट गए वहाँ पे काम करा। ओवर 20 ईयर्स स्कॉलर्स ने वर्ल्ड वाइड यहाँ पे बहुत काम करा इसको पता लगाने के लिए यहाँ पे क्या है। अब ये मैपिंग करने के लिए पूरे एरिया को डिवाइड कर देते थे 25 बिग स्क्वायर्स के अंदर, जिसको एक एक लेटर से मार्क करते थे। ईच बिग स्क्वायर को फिर ये एक और स्मॉल स्क्वायर में मार्क करते थे, जिसको एक और लेटर दे दिया जाता था। और बहुत हाईली डिटेल्ड सर्वे से इन्होंने बहुत पेंसटेकिंग काम करके श्राइन कहाँ है, मंदिर कहाँ है, रेजिडेंस का है, बाजार का है, रोड का है, पाथ का है और बड़े वाले टेम्पल कहाँ है पता लगा लिया था। तो ये मैंने फोटो लगाई, आप देखो कैसे, ये देखो रहे हो, ये एक एरिया है इतना सा, तो उसको ऐसे स्क्वायर्स में ABCDNN जैसे लिखा हुआ है कर दिया, फिर उसको और छोटे स्क्वायर में डिवाइड करा, फिर उसको और छोटे स्क्वायर में डिवाइड करा कि एक एक कोने में पता चल जाए कि उस जमाने में क्या प्रैक्टिस होता होगा। तो दिस वाज द वे जिससे वो पता लगाते थे कहाँ बाजार है, कहाँ टेम्पल है। लास्ट पढ़ते हैं चैप्टर की, जिसमें से मतलब क्वेश्चन बेस्ड तो इतना नहीं है, बट वी हैव टू स्टडी क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स हमारा आखिरी टॉपिक। तो जब भी हम सर्वे करते हैं बिल्डिंग को, तो उससे हमें क्या पता, हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं कि भाई एम्पायर में ये था, तो उससे हमें पता चलता है कि उस जमाने में चीजें कैसे बनती थी और कैसे मटेरियल से बनती थी, क्या टेक्निक यूज होती थी। फोर्टिफिकेशन से हमें समझ में आया कि सिटी का डिफेंस का सिस्टम क्या था और उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी होती थी, कैसे चलाते थे। समझ में ना कितने समझदार थे कि भैया ऐसी डिफेंस सिस्टम बना रखा था कि कोई उन्हें नुकसान ही ना पहुंचा पाए। कंपेयरिंग बिल्डिंग्स, जो हमने गोपुरम्स मंदिर का डिजाइन देखा, उससे हमें समझ में आता है कि लोगों का आइडिया और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसी थी। कि भैया जैसे मैंने आपको बताया कि टर्किश डिजाइन लगाया जा रहा था, मतलब वो इंस्पायर हो रहे थे उससे। आर्किटेक्चर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द रूलर। आर्किटेक्चर से पता चलता था कि रूलर का क्या मैसेज है अपनी प्रजा के लिए, उनके सिंबल से समझ में आता था कि इस टाइप का कल्चर वो शेप कर रहा है। जैसे रामायण इनग्रेव हो रखी है अगर दीवार पे, तो समझ में आ रहा है दैट वो जो है राम जी की पूजा करते हैं। और अगर उन्होंने कुछ लिखा है तो समझ में आता है कि रूलर का माइंडसेट कैसा था। टू अंडरस्टैंड दीज सिंबल्स वी मस्ट कंबाइन आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन एंड लोकल ट्रेडिशन। तो इसीलिए हम अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए एक एक आर्किटेक्चर को भी पढ़ते हैं, उस पर जो बना हुआ है चीज़ उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक, और जहाँ पे हमें बता रखा है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन अनआंसर रह जाते हैं। जैसे कि हमें नहीं पता कि लोग का क्या एक्सपीरियंस होता था विजयनगर में रहते हुए। आर्किटेक्चर स्टडी से हम ये नहीं पता लगा सकते ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन कैसे रहते थे, क्या उन्हें ये बड़े बड़े टेम्पल्स के अंदर जाना अलाउड था जो सेक्रेट सेंटर के अंदर थे या नहीं था, क्या वो रॉयल सेंटर में जा पाते थे। डिड दे हरी पास स्कल्पचर, यानी कि कोई सुंदर सा अगर टेम्पल का स्कल्पचर बना है, कोई भी गेटवे है, तो क्या उससे वो सीधा निकल के चले जाते थे या रुक के देखते थे अरे वाह ये कितना सुंदर है, कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। और जो वर्कर्स होते थे जो इतने बड़े बड़े स्टैचू बनाते थे, उन्हें कैसा फील होता था अपने काम करने के बाद, ये सब हमें नहीं पता है। रूलर्स डिसाइड करते थे कब क्या कौन से समय बनेगा, या फिर कोई आर्किटेक्चर टीम होती थी, प्लान कौन बनाता था, इतने सारे मजदूर, इतने सारे स्टोन कटर स्कल्पचर कहाँ से आते थे। वर द वॉर कैप्टिव्स फ्रॉम नियर बाय रीजन, ये जो ये बंदी बना के लाते थे वो नियर बाय रीजन से होते थे क्योंकि बंदियों से बहुत काम कराया जाता था। वेजेस मिलती थी या नहीं, सुपरवाइज कौन करता था कंस्ट्रक्शन को, मटेरियल कैसे आता था इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाने का। दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड थ्रू बिल्डिंग्स अलोन, ओनली फ्यूचर यूज यूजिंग अदर रिसोर्सेज में प्रोवाइड दीज क्लूज। तो कुछ क्वेश्चंस हमें अभी भी नहीं पता है इनके बारे में, बट अगर हम बात करें लास्ट एक हमारे को टॉपिक दे रखा है कृष्णदेवराय का, कि जो है बाकी चीज़ें तो हम नहीं समझ सकते, काफ़ी कुछ हमें पता चल गया है। लास्ट में हमें एक बॉक्स दे रखा है कृष्णदेवराय कैसे थे, तो उनका एक स्टैचू मिला है हमें चिदम्बरम के टेम्पल से, और जो है जहाँ पे हमें बता रखा है रूलर कैसे दिखते थे, कैसे वो चाहते थे कि वो दिखाई दे। तो मीडियम हाइट के थे, फेयर कॉम्प्लेक्शन के थे, गुड फिगर थी, रैदर फैट देन थिन, तो थोड़े गोलू मोलू से नहीं कहोगे आप, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पतले दुबले से थे, एक मतलब हेल्दी फिगर के वो थे। एंड फेस शो स्मॉल पॉक्स मार्क्स भी थे। विद दिस गाइस हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने तो बहुत ईजिली आपको ये चैप्टर समझा दिया है कि बस आपको ये चीज़ें याद रखनी, कृष्णदेवराय की जो डायनेस्टी थी उस समय में सबसे ज़्यादा पीक पे था, और जो है अमरनायक सिस्टम क्या था, महानवमी डिब्बा याद रखना है, टेम्पल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद रखना है, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी आपको 10-12 जिसमें से पूरे एग्जाम के लिए यू विल बी प्रिपेयर। तो क्वेश्चन आंसर्स इस चैनल पे नहीं होते, उसके लिए सेकंड चैनल है सिमरन सानी ह्यूमैनिटीज क्लास 11-12, उसे जाकर सब्सक्राइब करो, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और CUET की तैयारी भी वहीं पे होगी, तो गो एंड सब्सक्राइब टू इट। इंस्टाग्राम पे जाके नोट्स एक्सेस कर लो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।